हम लोग आज का पढ़ब हिंदी का पढ़ब। हिंदी कै पार्ट होते? हिंदी के दो पार्ट होते। एक का नाम का, एक का नाम पद। पद्य का हम लोग काहे से और कौने नाम से जानीती है? काव्य। तो हिंदी के दो पार्ट हो गए, एक हिंदी गद्य, एक हिंदी पद्य का और कौने नाम से जाना जाता है? काव्य। अब एमा जो गद्य हुआ है एमा बहुत सारी विधाएं होती हैं, जैसे कहानी, नाटक, आलोचना, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी, उपन्यास। ये सब कई की विधाएं हैं गद्य। तो हिंदी में पहले का आया रहे पद्य, पहले का आया रहे, बाद में का आया गद्य। तो हम लोग पहले का पढ़ेंगे, पद्य साहित्य का इतिहास। कही क्या? पद्य साहित्य का इतिहास। तो पद्य साहित्य का कई युग में बांटा गा या कई काल में बांटा गा? तो एक चार कालों में बांटा गया। कई थे? पहला का रहा है आदिकाल, का रहा है इसी के आऊ का नाम रहे वीर गाथा काल, और का नाम रहे क्या? चारण काल। यह आदिकाल हो गया। दूसरा का रहे मां पूर्व मध्यकाल, का नाम रहे पूर्व मध्यकाल। इसी का नाम रहेगा भक्ति काल, इसी क्या नाम रहे स्वर्ण काल। ये क्या, ये वाला नाम याद रखना है, कौन वाला? स्वर्ण काल। पूछा जाए कौने काल का स्वर्ण काल कहा जाता, तो ऑप्शन में हो या तो पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। तो क्या यह वाला बस काल याद रखना है। आदिकाल कब से कब तक रहे? 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। दिख रहा है 1343। दूसरा पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, ये यही का कहा जाता है स्वर्ण काल। यह कब से कब रहे? जब से यह खत्म हुई अगला वाला उसे का हुई शुरू। 1343 से 1600। अगला है उत्तर मध्यकाल, का नाम है उत्तर मध्यकाल। इसी का कहा जाता है रीतिकाल, का कहा जाता है रीतिकाल। इसी का नाम है श्रृंगार काल, का नाम है। ये कब से कब तक रहा? 1643 से 1900। 1643 से 1900। एक के बाद आवत है आधुनिक काल। कौन सा? आधुनिक काल। यह कब से कब तक रही? 1943 ईस्वी से अब तक। 1943 ईस्वी से अब तक, मतलब यहाँ पे चल रहा है जो हम युग में जी रहे हैं वो कौन वाला है? आधुनिक काल का फिर से बांटा जाए वही गद्य वाले इतिहास में। सबसे पहले कौन सा युग? भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर शुक्ल युग या वही का नाम है छायावाद, का नाम है। अब क्या एक और नाम होएगा, क्या नाम है? प्रयोगवाद, का कहा जाता है प्रयोगवाद। अभी उनकी चर्चा नहीं, अभी तक का इनका हम का बस याद करेंगे। तो आदिकाल कब से कब तक रहा है? 743 से 1300। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, यह इसी का नाम का है। कब से कब? 1343 से 1600। उत्तर मध्यकाल या यही क्या और का नाम है
1643 से। अगला का है आधुनिक काल 1943 ईस्वी से अब तक। अब इनका एक एक का कीमा प्रमुख कवि रहा है, इनको इनकी प्रमुख रचनाएं का रहा है, इस सब के बारे में जाने। प्रवृत्तियां बस इनकी याद करे के कई के उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल के। आधुनिक काल में जो नाई का प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और या यही क्या नाम है प्रयोगवादी। तो ये दोनों जो काल हैं और ये रीतिकाल, इनकी हमें क्या याद करना है, प्रमुख प्रवृत्तियां। जिसे रीत के आजकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां होती रहा है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, यानी जहां पर तुम आश्रय लिए हो कोई राजन की प्रशंसा करे, तो आदिकाल की होती है। वीर रस क्या वर्णन रहा है। प्रमुख प्रवृत्तियां मतलब होती है इनका गुण कार्य है, कार्य है गुण। तो ये इनका पूछा जाए तो आदिकाल पूर्व मध्यकाल इनकी नहीं याद करे, कहाँ से याद करना है, रीतिकाल से। और फिर एमा आधुनिक काल में कही की प्रगतिवाद की और प्रयोगवाद की, कही की प्रगतिवाद की और प्रयोग। हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, आदिकाल कई के बारे में जानेंगे। बताओ कब से कब तक का रहा है, 743 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। 743 से 1343 ईस्वी। अब एमस सबसे पहले जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो सारे मैक्सिमम कौन से ग्रंथ थे, रासो ग्रंथ। इन रासो ग्रंथों की भाषा थी डिंगल पिंगल। कौन सी भाषा थी, डिंगल पिंगल। खिचड़ी नहीं है ये भाषा है। रासो ग्रंथों की भाषा का है डिंगल पिंगल। इसमें सबसे पहली रचना थी कुमार रासो। कौन सी, कुमार रासो। इसके लेखक थे दलपति विजय। कौन थे, दूसरी थी पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। तो इनके एक दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान के, उनका नाम था चंद बरदाई, चंद बरदाई। यानी पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ लिखा गया वो लिखा रहा है चंद बरदाई। परमाल रासो, परमाल रासो। जगनिक किसने लिखा था, जगनिक। तो परमाल रासो ये सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, क्योंकि ये हमारे आल्हा उदल की कहानी के बारे में बताता है। किसके बारे में, आल्हा उदल की कहानी। इसको बोलते हैं आल्हखंड। क्या बोलते हैं, आल्हखंड। तो यहाँ तीन प्रमुख रचनाएं, कुमार रासो, दलपत विजय, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवर्धन, परमाल रासो, जगनी। और ये परमाल रासो प्रसिद्ध काहे है, आल्हा उदल के बारे में बताओ। अच्छा याद कैसे करें, कुमार इसको याद कर लो रण, रण। रण में हमका का प्राप्त करे होती दल सहित विजय, दल सहित विजय। पृथ्वीराज रासो ये तो पता है पृथ्वीराज चौहान हुए थे, उनके दरबारी कवि कौन थे, चंद्रवर्धन। इसके बाद इमा जितनी भी प्रमुख रचनाएं हैं की, सबसे पहली थी सुख सागर। सुख किसकी रचना है, मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल। दूसरी है प्रेम सागर। कौन सी है, प्रेम सागर किसकी है, लल्लू लाल। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, ईसा अल्लाह। नासकेतोपाख्यान, नासकेतो
सदल मिश्र, सदल याद कैसे करें? यहां देखो लिखा सुख, यहां पर भी का लिखा है सुख, मैचिंग करवा लो। सुख सागर सुखलाल, सुख सागर प्रेम सागर, तो प्रेम वही करत है जो लल्लू होता है। कौन करता है? जो लल्लू होता है। रानी केतकी की कहानी, तो जो जितने लोग भी राजा महाराजा होते रहे, तो अल्लाह का नाम लेके कहीं क्या, अल्लाह का नाम लेके राजा महाराजा तो एक कहानी लिखत रहे, कहीं क्या नाम लेके अल्लाह के। तो रानी केतकी की कहानी कहीं के रचना है ईसा अल्लाह खाके, और नास कटे नास के तो पाक ख्याल, ये कहीं के रचना है सदल मिश्र के। तो गाली नास कटे एक गाली है, क्या है वो गाली तबहीने दे हो तो कहू तुम जब एकदम दल में हुई हो, मजे के लोग हुई हो तब इन्हें गाली दे हो, नहीं तो अकेले हुई हो तो गाली ही न दे हो। तो नाच के तो पाख्यान कही के या रचना सदल में से, तो आप गाली कब देंगे? जब कहीं में हुई हो दल में। इसके अलावा इमा जानना है हमें कि प्रथम रचनाएं कौन कौन थी, कौन वाली प्रथम रचनाएं, बंद करो हंसी आ रही। रचनाएं क्या पढ़े गए? प्रथम रचनाएं। सबसे पहले जानना है प्रथम कहानी, प्रथम कहानी, प्रथम कहानी रहा है इंदुमती, इंदुमती। रचना है किशोरी लाल गोस्वामी की, किशोरी लाल गोस्वामी। दूसरा प्रथम नाटक, प्रथम नाटक, तो प्रथम नाटक था नहुस, लेखक रहे गोपाल चंद्र गिरधर दास, गोपाल चंद्र गिरधर दास। प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास। प्रथम रचना जो हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है, न उपन्यास न कहानी न नाटक, ये देख गोरा बादल की कथा, या आप इसे कह सकते हैं चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा। कवि गंग द्वारा रचित है, कवि गंग। इसके अलावा एक और रचना याद रखना, यहाँ गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा, ये लिखी थी जटमल ने, गोरा बादल की कथा जटमल। दूसरा काल कौन सा रहा है? भक्ति काल, भक्ति का हिंदी का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, स्वर्ण काल। कब से कब तक रहा? 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी, 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी। तो भक्ति काल की दो शाखाएं हुई, कितनी हुई? एक का नाम था सगुण भक्ति शाखा, एक का नाम रहा है निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा के कितने भाग हुए? दो। एक का नाम रहा है कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। एक का नाम था राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा और
राम भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा, इसकी दो शाखाएं हुई। एक का नाम था प्रेमाश्रयी, एक का नाम था ज्ञानाश्रयी। अब कृष्ण भक्ति शाखा, इसके जो संस्थापक थे वो वल्लभाचार्य, इनके पुत्र विट्ठलनाथ, तो पुत्र का क्या नाम रहा है? विट्ठल एक चीज के स्थापना करें, उसका नाम का रहा है अष्टछाप। काहे की स्थापना की है? अष्टछाप। अष्टछाप के जो प्रमुख कवि रहे वो रहे सूरदास। तो अगर पूछा जाए कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? सूरदास। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तीन: सूरसागर, सूरसरावली, तीसरी है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी। कितनी रचनाएं हैं? तीन: सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। राम भक्ति शाखा, रामानंद जी ने किया। किसने किया था? या शाखा की स्थापना रामानंद करें। और एमा प्रमुख कवि को रहे तुलसीदास। कौन रहे? तुलसीदास। उनकी सबसे फेमस रचना रामचरित मानस, दूसरी विनय पत्रिका। इसकी रामचरित मानस और विनय पत्रिका। इसके अलावा इनकी रचनाएं हैं दोहावली, कवितावली, गीतावली, हनुमान चालीसा। ये सब काहे की रचनाएं हैं? तुलसीदास। रामचरित मानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली। प्रेमाश्रयी शाखा, इसके प्रमुख कवि जितने भी सूफी संत रहे। कौन वाले संत? सूफी संत। रहीमदास जी रहे, नाभादास जी रहे, इसके अलावा प्रेमाश्रयी शाखा में मीराबाई भी रहे। तो प्रमुख कवि के माने जाते रहीमदास जी और मीराबाई। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि, सबसे ज्यादा ज्ञान की बातें, कबीरदास। उनका एक ग्रंथ रहा है बीजक। ग्रंथ का क्या नाम रहा है? बीजक। एक बीजक के तीन भाग हुए: साखी, सबद और रमैनी। साखी, सबद और रमैनी। तो भक्ति काल का उन्हें नाम से और जाना जाता है स्वर्ण काल। एक ही दो शाखाएं, सगुण और निर्गुण। सगुण की दो शाखाएं, उप शाखाएं कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। निर्गुण की भी दो शाखाएं, प्रेमाश्रय और ज्ञानाश्रय। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख जो इनका स्थापना की वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ। अष्टछाप एक कवि के बनाए जिनमें 8 प्रमुख कवियन का रखा था। वो क्या प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? सूरदास। तो इनके प्रमुख कवि कौन हो गए? सूरदास। इनकी 3 रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। राम भक्ति शाखा रामानंद जी की। इनके प्रमुख कवि कौन थे? तुलसीदास। इनकी रचनाएं रामचरित मानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, हनुमान चालीसा। प्रेमाश्रय में सूफी संत जितने रहे में रहीमदास जी प्रमुख थे, तो रहीमदास और मीराबाई। ज्ञानाश्रय में जितनी ज्ञान की बातें सबसे ज्यादा किसने बताई? कबीरदास। इनके ग्रंथ का क्या नाम रहा है? बीजक। बीजक के पार्ट कितने हुए? साखी, सबद और रमैनी। रखनी है 3। सबसे पहले कौन सी है? पद्मावत। का नाम है? पद्मावत।
यही के नाम पर फिल्म बनी है कौन सी? पद्मावती। का लिखा को है मलिक मोहम्मद दूसरी रचना कौन सी है? मृगावती को लिखा है मृगावती को लिखा है का कुतुबंद अगली का है इंद्रावती। कौन सी है? इंद्रावती। लिखा को है नूर मोहम्मद। बस ये तीन रचनाएं आपको याद करनी है। पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, मृगावती, कुतुबन, इंद्रावती, नूर मोहम्मद। अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं रीतिकाल को। आप लोगों का टाइम बहुत वेस्ट होगा अगर हम बार बार इसको लिखेंगे, इस वजह से मैंने इसको पहले ही लिख दिया क्योंकि लिखने में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा था। तो देखिए अब रीतिकाल को हम लोग बोलते हैं उत्तर मध्यकाल। क्या बोलते हैं? उत्तर मध्यकाल या फिर रीतिकाल, या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है श्रृंगार काल। इसी का नाम मिस्र बंधुओं द्वारा अलंकृत काल के नाम से भी जाना गया। मिस्र बंधुओं ने इसका नाम लिखा था। किसने? मिस्र बंधुओं ने इसका नाम क्या दिया था? अलंकृत काल। 2024 में ये प्रश्न आ भी चुका है तो इसे याद रखें। उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल, श्रृंगार काल या अलंकृत काल, और ये नाम किसने दिया? मिस्र बंधुओं ने। अब देखिए रीतिकाल की तीन शाखाएं हुई, एक रीति मुक्त, दूसरी रीति सिद्ध और तीसरी रीतिबद्ध। कौन कौन सी? रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। अब देखिए रीति मुक्त में कौन से कवि थे? घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव। 2-3 बार आप पढ़ेंगे याद हो जाएंगे, लेकिन इनकी रचनाएं उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका नाम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव। घनानंद की रचना सुजान सागर। बोधा आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बोधा जो जोधा थी उसमें झांसी की रानी वाले में, अकबर वाले चैप्टर में, तो वहां पर उनको इश्क हो गया था, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, बोधा को क्या हो गया? इश्क। बोधा जोधा, जोधा को क्या हो गया था? अकबर से इश्क, तो बोधा इश्कनामा। इसमें याद ही नहीं करना। आलम, आलम केली, इनका जो नाम है वही देखिए इसमें भी लिखा आलम, आलम केली, तो ये ऐसे याद हो गई। ठाकुर, इनको भी नहीं याद करना। ठाकुर, ठाकुर ठसक, ठाकुर, ठाकुर ठसक, इनके नाम का ये आ गया। द्विजदेव, द्विजदेव, इनकी रचना है श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार बत्तीसी। द्विजदेव श्रृंगार बत्तीसी। अब देखिए रीति सिद्ध में एक ही कवि थे, बहुत इन्होंने हमारा ख्याल रखा, बिहारी सतई। ये इसलिए अच्छे भी थे कि एक तो ऐसी रचना लिखी जो हमें तुरंत याद हो जाए, बिहारी सतई। दूसरी बात एक ही रचना लिखी। इसके बारे में यह भी कहा जाता है, सतसैया के दोहरे जे नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। मतलब इनका जो अर्थ होता है वो देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन अर्थ बहुत बड़ा होता है इनका और गंभीर होता है। अगला आया रीतिबद्ध। रीतिबद्ध, इस पे देखो हमने रचनाएं नहीं लिखी, चलिए अभी लिख देंगे। भूषण, मतिराम, केशवदास, जसवंत सिंह, ये हमारे एक सहयोगी अध्यापक भी हैं जसवंत सिंह, बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो इन्होंने भी एक रचना लिखी भाषा भूषण। देव, अच्छा इनकी रचनाएं कैसे याद रखनी है? देव की, इनमें विलास जरूर होगा। देव की अगर रचना है तो उसमें विलास जरूर लिखा होगा, जैसे यहां देखिए भवानी विलास, भाव विलास, तो इनकी रचना में विलास शब्द जरूर होगा। भिखारीदास श्रृंगार निर्भर, तो ये किसके कवि हैं? रीतिबद्ध के। तो रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, इनके कवि जरूर याद रखें, और इनके वाले भूषण, मतिराम और केशवदास, इनकी रचनाएं जरूर याद रखें। भूषण की रचनाएं हैं शिवराज भूषण, पहली रचना है इनकी शिवराज भूषण। दूसरी है शिवा बावनी, शिवा बावनी। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक। तो ये तीनों रचनाएं आपको याद रखनी है। शिवराज भूषण से तो ये याद हो गया, शिवराज भूषण, भूषण शिवराज भूषण।
शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। मतिराम इनकी एक ही रचना है, ललित ललाम, ललित ललाम, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतिराम ललित ललाम 2-3 बार बोलेंगे आप याद हो जाएगा। मतिराम ललित ललाम, मतिराम ललित ललाम। केशवदास इनकी बहुत फेमस रचना है रामचंद्रिका, रामचंद्रिका। बच्चा गलत क्यों करेगा, वो कहेगा सर जी यहाँ राम लिखा है, राम भगवान का तो वर्णन कौन करता है, तुलसीदास। तो तुलसीदास मस्त बढ़िया रौब से लगा के आएगा, बाद में पता चला मोह मोह हो गया उसके साथ। तो केशवदास रामचंद्रिका। अच्छा, इनको एक उपाधि भी दी गई, इनको बोला जाता है कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत। किसको बोला जाता है, केशवदास का। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके जो रचनाएं हैं पद्य वाली, उनको पढ़ने के बाद वो समझ में नहीं आती, तो इसलिए इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अब देखिए जल्दी जल्दी एक बार दोबारा देखते हैं। उत्तर मध्यकाल, इसको बोला जाता है रीतकाल, इसी को बोला जाता है श्रृंगार काल, इसी को अलंकृत काल। अलंकृत काल नाम किसने दिया, मिश्र बंधु ने। रीत मुक्त, रीत सिद्ध, रीतिबद्ध 3 धाराएं हुई। रीतिबद्ध मुक्त में कौन था, घनानंद बोधा आलम ठाकुर द्विजदेव, घनानंद बोधा ठाकुर आलम द्विजदेव। घनानंद सुजान सागर, बोधा इश्कनामा, आलम आलमकेल, ठाकुर ठाकुर ठसक, द्विजदेव श्रृंगार बत्ती से। ये रचनाएं हो गई। बिहारी एक ही रचना की है, बहुत अच्छे कवि थे बिहारी सतसई। इसमें भूषण, मतिराम, केशवदास, जसवंत सिंह देव और भिखारी दास। ये प्रश्न भी आया था पिछली बार कि इनमें से कौन सी इनकी रचना नहीं है, जिसमें विलास है वो इनकी रचनाएं हैं, नहीं है तो नहीं है। केशवदास इनको कठिन काव्य का प्रेत बोला जाता है, इनकी रचना क्या है, रामचंद्रिका। मतिराम ललित ललाम। इसके बाद भूषण की रचना याद रखना, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी। तो रीतकाल की देखते हैं, इसी में देख लेंगे रीतकाल की प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी। अब आप लोग देखिए पढ़ेंगे उत्तर मध्यकाल या रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, विशेषताएं जिनको बोल सकते हैं हम। तो सबसे पहले श्रृंगार रस की प्रधानता थी। क्या थी, श्रृंगार रस की प्रधानता। तो मतलब इसमें जितने भी काव्य लिखे गए उनमें मैक्सिमम काव्यों में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। नारी सौंदर्य का चित्रण, मतलब नारी जो थी औरतें, उनके सौंदर्य का चित्रण किया गया। कैसा सौंदर्य था इनका। अब सौंदर्य दिखाने के लिए हमें अलंकारों का प्रयोग करना पड़ेगा, तो इसमें अलंकारिता एवं ब्रज भाषा का प्रयोग था। किसका, अलंकारिता एवं ब्रज भाषा का प्रयोग। चौथा, नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण था। क्या था, नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण। तो श्रृंगार रस की प्रधानता थी, नारी के सौंदर्य का वर्णन था, इसके बाद अलंकारिता और ब्रज भाषा का प्रयोग था, और नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण था। नारी के प्रति क्या था, कामुक दृष्टिकोण। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा आदिकाल, जिसका नाम था वीरगाथा काल या चारण काल। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भक्ति काल क्या होता है, या पूर्व मध्यकाल उसको बोलते थे, उसी को स्वर्ण काल बोलते थे। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, रीतिकाल, या फिर उसे हम किस नाम से जानते थे, श्रृंगार काल के। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल। तो देखिए आधुनिक काल जो गद्य का वो थोड़ा अलग है, और जो पद्य का है वो थोड़ा अलग है, तो उसको समझते हैं। तो जैसे हमने गद्य में भी पढ़ा भारतीय युग, पद्य में भी भारतीय युग, द्विवेदी युग, ये ठीक था। शुक्ल युग या छायावाद युग, ये भी ठीक था। लेकिन यहाँ पर हमने पढ़ा था शुक्लोत्तर युग, इसका नाम है प्रगतिवाद युग। यहाँ पर हमने पढ़ा था स्वातयोत्तर युग, इसका नाम है प्रयोगवादी युग। तो थोड़ा अंतर है, नेम चेंज है, बाकी लगभग सारी रचनाएं। अब इसमें हम काव्य में पढ़ रहे हैं तो इनकी काव्य वाली रचनाएं देखेंगे। जैसे हमें पता है यहाँ पर गुलाब राय की रचना ठलुआ क्लब, ठीक है, तो यहाँ वो वाली रचनाएं नहीं पढ़ना है। यहाँ जैसे इनकी रचना भारत भारती, तो यहाँ हमें सिर्फ इनकी काव्य रचनाएं पढ़नी है। जैसे प्रसाद ने बहुत सारी, जयशंकर प्रसाद ने रचनाएं लिखी, नाटक लिखे, कहानी लिखी, कहानी पुरस्कार, आंधी, इंद्रजाल, नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, ये बहुत सारे लिखे। तो हमें सिर्फ यहाँ काव्य वाली रचनाएं, जैसे इनकी आंसू, लहर, झरना, ये काव्य रचनाएं। तो यहाँ सिर्फ हमें काव्य रचनाएं पढ़नी है इनकी, क्योंकि हम जो पद्य वाला विकास पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई।
अब इसमें हमें सिर्फ इस स्लाइड में हमें यह जानना है कि किस युग का कौन सा प्रमुख लेखक है, बस। इसके बाद हम लोग इनकी रचनाएं पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कौन सा युग है, भारतेंदु युग। इसमें अच्छा ये मैंने देखिए, ये जो पहले वाले लिखे हैं हमने नाम यहां पर, यहां नहीं, यहां एक और लिख लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल। क्या? रामचंद्र शुक्ल, प्रसिद्ध आलोचक हैं ये रामचंद्र शुक्ल जी। तो भारतेंदु युग में सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम दिया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर युग का नाम पड़ा भारतेंदु युग। प्रताप नारायण मिश्र कक्षा 9 का पहला पाठ बाद इन्होंने ये लिखा है। बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, इनका पूरा नाम नहीं लिखा हमने, बद्री नारायण चौधरी, उपनाम है प्रेमगन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। इनकी एक फेमस क्या बोलते हैं पत्रिका है यहाँ, आनंद कादंबनी। किसकी? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की आनंद कादंबनी। द्विवेदी युग, इनका नाम पड़ा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये थोड़ा लोग जो कंफ्यूज रहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा, तो वो नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। इन्होंने सबसे ज्यादा जो पत्रिका का संपादन किया था सरस्वती। श्याम सुंदर दास ने भी किया, वो पहले थे श्याम सुंदर दास, ये दूसरे थे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दोनों दिया तो आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी लगाना है। बाबू गुलाब राय, ठलुआ क्लब, मैथिली शरण गुप्त, साकेत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यहां पूरा नाम नहीं लिखा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम है। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल, ये शुक्ल युग का नाम पड़ा इनके नाम पर, रामचंद्र शुक्ल युग। रामचंद्र शुक्ल के नाम पर कौन सा युग पड़ा? शुक्ल युग। इनकी रचनाएं आपको पता है, रश्मिमांसा सबसे फेमस रचना है इनकी। इसके बाद प्रसाद, पंत, निराला वर्मा, इनको बहुत अच्छे से याद रखना। कभी कभी ये भी पूछ लेता प्रसाद युग इसका नाम भी है, थोड़ा ये भी याद रखना, इस युग का नाम प्रसाद युग भी है, तो वो जयशंकर प्रसाद के नाम से लिया जाता है। लेकिन शुक्ल युग ये रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा था, इसका एक और नाम है प्रसाद युग, ये भी याद रखना। प्रसाद जयशंकर प्रसाद, पंत सुमित्रानंदन पंत, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ये जो वर्मा लिखा है ये महादेवी वर्मा है, तो भगवती चरण वर्मा मत समझ लेना। प्रसाद, पंत, निराला वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। प्रगतिवाद, इनको थोड़ा ढंग से पढ़ना, इनके आप एकदम रट लें जितने लिखे हैं मैंने। प्रगतिवाद में माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी रचनाओं में हिम जरूर लिखा रहेगा, जो काव्य रचनाएं हैं, हिम किरीटनी, हिम तरंगणी, हिम किरीटनी, हिम तरंगणी। रामधारी सिंह दिनकर, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ उर्वशी। केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह। रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह पिछले साल आए भी थे, तो इनको थोड़ा ज्यादा याद कर लेना, रामविलास, शिवमंगल सिंह। प्रयोगवादी में अज्ञे, इनका बहुत बड़ा नाम था, इस वजह से सिर्फ हमने अज्ञे लिख दिया, तो प्रयोगवादी में अज्ञे आ गए। अज्ञे पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। मुक्तिबोध प्रभाकर माचवे, पिछले साल, पिछले के पिछले साल, दोनों साल। गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, तो इनको थोड़ा याद रखना। अब हम इसके बारे में थोड़ा यहां पर डिस्कस करेंगे, अगली वाली स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इनकी रचनाएं। अज्ञे के बारे में हम थोड़ा बताए इसलिए दे रहे हैं कि इन्होंने एक तार सप्तक निकाला था, वो तार सप्तक बहुत फेमस है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बस जानकारी ले लीजिए। तो इनके जो तार सप्तक था, तार सप्तक, ये निकाला गया था 1943 में। किसने निकाला था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है। ये पहला है, पहला तार सप्तक, पहला तार सप्तक। दूसरा भी है, दूसरा और तीसरा भी है, 3 तार सप्तक थे। तो गुरुजी याद कैसे रखें? याद कुछ नहीं करना, 8-8 जोड़ते जाना है। 1943 में 8 जोड़ेंगे 1951 हो जाएगा, 8 फिर से जोड़ देंगे 1959 हो जाएगा। बताओ याद हो गया कि नहीं? एक पहला याद कर लीजिए 1943, 8 जोड़ेंगे 51, 8 जोड़ेंगे 59, तो पहला तार सप्तक 43, दूसरा 51, तीसरा 1959। कौन कर रहा था तार सप्तक का प्रकाशन? अज्ञे। अब हम लोग वो पढ़ेंगे काव्य की रचनाएं। काव्य
में कौन कौन से लोग थे जो काव्य की रचनाएं की हैं, फेमस जो हैं। जयशंकर प्रसाद, तो इनके तो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन हम सिर्फ उनकी बात करेंगे जो काव्य रचनाएं हैं। तो इसकी एक ट्रिक भी है, आंसू की लहर झरना का महाप्रेम। आंसू की लहर झरना का महाप्रेम। आंसू से आंसू, की से कमायनी, लहर से लहर, झरना से झरना, फिर प्रेम से प्रेम पथिक। ओके, तो याद हो गया, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक और कमायनी। ठीक है, कमायनी महाकाव्य है, ये भी याद रखना। कमायनी क्या है? महाकाव्य है। जैसे रामायण महाभारत महाकाव्य है, वैसे कमायनी भी एक इनका महाकाव्य है। सुमित्रानंदन पल्लव, युगांत, युगवाड़ी, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, इनकी सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। सुमित्रानंदन पंत, पल्लव, युगांत, युगवाड़ी, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। महादेवी वर्मा, ऐसे बहुत सारी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, जैसे इनके एक चलचित्र बहुत फेमस है, अतीत के चलचित्र, रेखा चित्र है, वो बहुत फेमस है इनका। निर्जा, इस पर मूवी भी बन चुकी है, निर्जा, सोनाक्षी सिन्हा की। अगला है सांध्य गीत, दीप शिखा निहार, दीप शिखा और निहार। निर्जा, सांध्य गीत, दीप शिखा और निहार। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी दो रचनाएं बहुत फेमस हैं, परिमल और अनामिका। परिमल और अनामिका, ये हो गए हमारे कौन से? छायावाद के, जितने भी थे छायावाद के चारों के चारों। अब इसके बाद आया प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी जी। इनकी बताया हमने, हिम लग जाए, तो माखनलाल की रचना है। क्या लग जाए? हिम। हिम किरीटनी, हिम तरंगड़ी, एक और है मरण ज्वार। हिम किरीटनी, हिम तरंगड़ी, मरण ज्वार। अगला है रामधारी सिंह दिनकर, आपने बहुत बड़ा योगदान दिया इस क्षेत्र में। तो इनकी सबसे पहले रचना है कुरुक्षेत्र। क्या है? कुरुक्षेत्र। रश्मिरथी, बहुत फेमस रचना है इनकी, रश्मिरथी। ठीक है, फिर है परशुराम की प्रतीक्षा। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा। केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा। रामविलास शर्मा, ये पिछले साल आए थे, रामविलास शर्मा, रूप तरंग। रामविलास शर्मा, रूप तरंग। अगला है नागार्जुन, इनकी रचनाएं बहुत खतरनाक होती, नाम बहुत खतरनाक होते हैं, देख रहे हो। प्यासी पथराई आंखें, कैसी? प्यासी पथराई आंखें। युगधारा, ये तो काव्य वाली रचनाएं हैं, ऐसे इनके बहुत खतरनाक रचनाएं हैं। सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, प्यासी पथराई आंखें, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर। शिवमंगल सिंह की प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात। शिवमंगल सिंह की प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात। अब हम लोग प्रयोगवाद के पढ़ेंगे, प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी होती हैं, किसकी? प्रयोगवाद की। देखिए, हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? प्रयोगवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां। प्रयोगवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो प्रयोगवादी जो अभी चल रहा है, अभी क्या चल रहा है? हर कोई देखिए निराश है। हर कोई क्या है? निराश। किसी को जॉब से निराश है, कोई बच्चों से निराश है। तो प्रेजेंट टाइम में जो युग चल रहा है वो प्रयोगवादी है। इसमें निराशा और कुंठा के स्वर ऐसे याद कर सकते हैं। निराशा और अनास्था, धीरे धीरे लोगों का ईश्वर के प्रति विश्वास घट रहा है। पहले लोग बहुत ज्यादा ईश्वर पर विश्वास करते थे, अब वैज्ञानिक युग आ गया है। जितना ज्यादा विज्ञान का आविष्कार होगा उससे वैसे वैसे आस्था भगवान से कम होती जाएगी। तो निराशा और अनास्था। यथार्थ कुरूपता का चित्रण, मतलब सही सही जैसा जो कोई है उसे वही दिखाया जा रहा है। विद्रोह की भावना, हर एक लोग के मन में दूसरे के प्रति विद्रोह की भावना है। भले हम ऊपर से कुछ दिखाएं, लेकिन हर एक के मन में द्वेष है, दूसरे के प्रति विद्रोह की भावना रहती है दूसरे के प्रति। तो जो अभी चल रहा है, अभी युग में क्या क्या हो रहा है हम लोगों के सामने, वो हम इसमें बात करते हैं, किसमें? प्रयोगवादी। इसीलिए मैंने 3 प्रवृत्तियां लिखी हैं कि आपको इस समय क्या चल रहा है ये आपको लगभग पता है। देखिए, हम लोगों ने पढ़ लिया पद्य साहित्य का इतिहास क्या होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गद्य साहित्य का इतिहास। तो मैंने थोड़ा पीछे का पोर्शन छोड़ दिया है, जो पूर्व भारतेंदु युग है और राजा शिव प्रताप सितारे हिंद का जो था, वो वाला पोर्शन मैंने इसलिए छोड़ा है कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा का टाइम है उतना ही पढ़िए। भारतीय युग कब से कब तक था? 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। 1868 से 1900। द्विवेदी युग
1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक, किसी किसी किताब में 20 भी लिखा मिल जाएगा आपको। 1922 से ईस्वी से 1900, अब यहां पर 36 38 दोनों हैं तो आप 38 लिखिए। 1922 से 1938 ये गलत नहीं हो सकता कभी, ये मैंने काफी रिसर्च करने के बाद ये लिखा है। 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, अब ये 37 38 हो सकता है, यहां 47 43 50 भी हो सकता है। तो 1947 ईस्वी से अब तक ये चल रहा है। तो अभी गद्य के हिसाब से हमारा कौन चल रहा है? स्वातियोत्तर युग। ये हमारी नई कविता का युग है जिसमें हम रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखा चित्र ये देखते हैं। पहले क्या था? नाटक, कहानी ये हुआ करते थे। ठीक है, तो भारतेंदु युग का नाम किसके नाम से पड़ा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल युग रामचंद्र शुक्ल के नाम से। छायावाद के वही 3 जो मैंने पहले बताए थे, प्रसाद, पंत निराला और वर्मा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय। शुक्लोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग। अब देखिए जो 10 में बच्चे हैं वो ये पढ़ेंगे, जो 11 में है 9 में है वो ये पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है उनके लिए। अब इनकी रचनाएं सबसे इंपॉर्टेंट है, इनमें रचनाएं बहुत सारी हैं। तो मैं एक एक लेखक के लिखता हूं। मैं पहले एक लेखक को आपको बताता हूं कैसे करना है, फिर इसके बाद मैं लिख के स्लाइड लगा दूंगा जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। तो हम लोग पहले गद्य लेखन में जो सबसे फेमस हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा रचनाएं पूछी जाती हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद के हम पहले नाटकों की बात करते हैं। इनके नाटक कौन कौन से? देखिए टाइम लगेगा जरूर, लेकिन ये देखिए कि 1 नंबर भी पेपर में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप हो सकता है कि ये सोचे इतना सारा वीडियो इतना बड़ा कैसे देखें। एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। आपको किसी से 1 नंबर भी आगे होना है, क्योंकि 1 नंबर ही आपको बहुत दूर ले जाता है। बहुत भी बच्चों को 1 नंबर ही बहुत पीछे कर देता है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना, हम नाटकों की बात करते हैं तो इनका नाटक था स्कंदगुप्त गुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट। कौन कौन से नाटक हो गए? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु और एक घूंट। इनके उपन्यास भी इन्होंने लिखे। उपन्यास क्या थे? तितली, कंकाल, इरावती। तितली, कंकाल और इरावती। इरावती देखिए बच्चों अपूर्ण है, ये पूरा नहीं कर पाए इसको। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट। उपन्यास तितली, कंकाल, इरावती जो कि अपूर्ण था। इसके बाद इन्होंने कहानी लिखी। कहानी आंधी, इंद्रजाल, और इनकी काफी फेमस रचना है आकाशदीप। ठीक है, काव्य रचनाएं मैंने पहले ही इनकी करा दी हैं, थोड़ा पहले। काव्य क्या थे? आंसू, लहर, झरना, महाप्रेम। आंसू की लहर, झरना का महाप्रेम। आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक और कमाईनी, ये इनकी काव्य रचनाएं थी। तो ऐसे ये प्रॉपर याद करने का यही तरीका होता है कि आपको विधा पूछ ली गई। मान लीजिए आपको पता है कि स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये भी तो पता होना चाहिए ये कौन सी विधा है। तो नाटक क्या हो गए? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी और एक घूंट।
उपन्यास तितली कंकाल इरावती जो अपूर्ण है। कहानी आंधी इंद्रजाल और आकाशदेव। काव्य रचनाएं आंसू की लहर, झरना का महाप्रेम। आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक और कमाइनी, ये रचनाएं हो गई। एक और लेखक देख लेते हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं। अच्छा, इनका एक और नाटक याद रखना, जन्मे जय का नाग्यज्ञ, आ गया याद। एक नाटक और है जन्मे जय का नाग्यज्ञ, ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। क्या? जन्मे जय का नाग्यज्ञ। अब हम लोग पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद। किसके बारे में? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के, इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है। और हमारे जयशंकर प्रसाद जी को नाटक सम्राट बोला जाता है। ये उपन्यास सम्राट हैं और हमारे जयशंकर प्रसाद नाटक। जयशंकर प्रसाद के अलावा काफी नाटककार हैं, जैसे उपेंद्र नाथ अस्क, ये भी नाटककार हैं। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद को क्या बोला जाता है? उपन्यास सम्राट। इन पर एक रचना भी लिखी थी अमृत राय ने, कलम का सिपाही। तो कभी ये पूछे कि कलम का सिपाही रचना किसकी है? अमृत राय की है। लिखी किस पर गई है? मुंशी प्रेमचंद पर। जीवनी है, ये भी याद रखना, कलम का सिपाही एक जीवनी है। किस पर लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद पर। ठीक है, अब इनके हम उपन्यास सम्राट हैं, तो ये तो पता है सबसे ज्यादा इनके उपन्यासी होंगे। तो फेमस उपन्यास इनके हैं गोदान, गबन, कर्मभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम, ठीक है, सेवा सदन। ठीक है, तो ये हैं गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, सेवा सदन। ये क्या है? उपन्यास इनके हैं। अब इनके हम बात कर लेते हैं किसकी? कहानी की। काफी इन्होंने कहानियां लिखी, जैसे पूस की रात, पूस की रात, ममता, कक्षा 10 में है भी ये, पूस की रात, ममता। और वो याद है पहले 2 बैलों की कथा। ठीक है, नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, ये इनकी कौन सी रचनाएं हैं? कहानी की। और एक बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी। और इनकी एक रचना थी ईदगाह, याद है हामिद की चिमटा वाली जो कहानी थी, ईदगाह। ये इनकी क्या है? कहानी। इनके नाटक भी थे, करबला। इनके नाटक का क्या नाम है? करबला। तो नाटक इनके इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके सबसे ज्यादा उपन्यास इंपॉर्टेंट है। तो नाटक का क्या नाम था? करबला। तीसरे लेखक हम बात करेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी की। अब मैंने सब कुछ पहले से लिख लिया, टाइम वेस्ट ना हो। राम वृक्ष बेनीपुरी, इनकी कहानी है चिता के फूल। इनका उपन्यास है पतितों के देश में। उपन्यास क्या है? पतितों के देश में। यात्राव्रत, पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर कहीं जाएंगे तो इससे यात्राव्रत ये याद रहेगा। नाटक है इनके अम्बपाली और नेत्रदान। रेखा चित्र, इनके ये रेखा चित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये निबंध भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखा चित्र, जंजीरें और दीवारें, माटी की मूर्तें, जैसे महादेवी वर्मा का है अतीत के चलचित्र। अच्छा, ये कहीं कहीं पर संस्मरण भी लिख देता, तो ये भी याद रखना। जंजीरें और दीवारें, माटी की मूर्तें, इनके रेखा चित्र हैं महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र। निबंध गेहूं बनाम गुलाब, गेहूं बनाम गुलाब। अगले लेखक हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हजारी प्रसाद और महावीर। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को आलोचना सम्राट कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचनाएं सारी फेमस है, आलोचना और इतिहास को छोड़कर। इनके निबंध जितने भी लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, उपन्यास भी सारे इंपॉर्टेंट है। निबंध अशोक के फूल मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल्पलता, कुटज, विचार प्रवाह। अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, विचार प्रवाह, ये सारे निबंध इंपॉर्टेंट है। उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा। अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्वा। ये बाण भट्ट की आत्मकथा, आप लोगों को लगेगा ये आत्मकथा है,
ये उपन्यास है बच्चों, ये याद रखना है, इसकी विधा बहुत। अनाम दास का पोथा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आलोचना हिंदी साहित्य और सुर साहित्य, दोनों में साहित्य लिखे हैं। आलोचना साहित्य, साहित्य हिंदी साहित्य और सुर साहित्य। इतिहास हिंदी साहित्य की भूमिका, इन्होंने एक इतिहास ग्रंथ भी लिखा, उसका नाम क्या था? हिंदी साहित्य की भूमिका। हटाओ, 4 लेखक हमने पढ़ लिए। 5वें हमारे बाबू गुलाब राय। तो इन्होंने ज़्यादा रचनाएं नहीं की, लेकिन ये रचनाएं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट, ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं। निबंध इन्होंने लिखे नरसे नारायण और ठलुआ क्लब। आत्मकथा इन्होंने लिखी मेरी असफलता। मेरी मतलब स्वयं की, जो स्वयं के बारे में लिखी जाए वो क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। तो बाबू गुलाब राय निबंध नरसे नारायण और ठलुआ क्लब। आत्मकथा मेरी असफलताएं। महादेवी वर्मा निबंध इनकी श्रृंखला की कड़ियां। निबंध क्या है? श्रृंखला की कड़ियां। रेखा चित्र ये इंपॉर्टेंट है इनके, इनका संस्मरण अगर नाम दे दे रेखा चित्र की जगह तो कोई इसमें ज्यादा घबराना नहीं। रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र, बार बार बोल रहा हूं। स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं। इनकी काव्य रचना है यामा, इस पर इन्होंने पुरस्कार ज्ञानपीठ भी जीता। कविता निर्जा, सांद गीत, दीपशिखा, ये मैं पहले भी करवा चुका हूं आपको, पिछले जहां हम काव्य वाली रचनाएं पढ़ रहे थे। कविता, निर्जा, सांद गीत और दीपशिखा। देखिए हमारे अगले लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो इनकी रचनाएं सबसे पहले उपन्यास जो काफी फेमस है, गुनाहों का देवता। कौन सा? गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। इनका नाटक क्या है? अंधा युग। नाटक क्या है? अंधा युग। और ये अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है। एकांकी, इन्होंने एक एकांकी रचना भी की, नदी प्यासी थी। क्या? नदी प्यासी थी। हाँ, अब एकांकी सम्राट याद हो आपको किसको बोला जाता था? एकांकी सम्राट राम कुमार वर्मा को, एकांकी सम्राट राम कुमार वर्मा को। यात्राव्रत, यात्राव्रत सबसे ज्यादा किसने लिखे हैं? राहुल सक्यात्यन ने। तो यात्राव्रत ठेले पर हिमालय, यात्राव्रत इन्होंने क्या लिखा? ठेले पर हिमालय। इन्होंने कहानी भी लिखी, चांद और टूटे हुए लोग, चांद और टूटे हुए लोग। श्याम सुंदर दास, आलोचना इनका क्या था? साहित्यालोचन और रहस्य रूपक, साहित्यालोचन और रहस्य रूपक। इतिहास भी है इनका, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। एक और इनका भाषा और विज्ञान। क्या है? भाषा और विज्ञान, इसको भी याद रखना, भाषा और विज्ञान। देखिए हमारे अगले लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो इनकी रचनाएं सबसे पहले उपन्यास जो काफी फेमस है, गुनाहों का देवता। कौन सा? गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। इनका नाटक क्या है? अंधा युग। नाटक क्या है? अंधा युग। और ये अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है। एकांकी, इन्होंने एक एकांकी रचना भी की, नदी प्यासी थी। क्या? नदी प्यासी थी। हाँ, अब एकांकी सम्राट याद हो आपको किसको बोला जाता था? एकांकी सम्राट राम कुमार वर्मा को, एकांकी सम्राट राम कुमार वर्मा को। यात्राव्रत, यात्राव्रत सबसे ज्यादा किसने लिखे हैं? राहुल सक्यात्यन ने। तो यात्राव्रत ठेले पर हिमालय, यात्राव्रत इन्होंने क्या लिखा? ठेले पर हिमालय। इन्होंने कहानी भी लिखी, चांद और टूटे हुए लोग, चांद और टूटे हुए लोग। श्याम सुंदर दास, आलोचना इनका क्या था? साहित्यालोचन और रहस्य रूपक, साहित्यालोचन और रहस्य रूपक। इतिहास भी है इनका, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। एक और इनका भाषा और विज्ञान। क्या है? भाषा और विज्ञान, इसको भी याद रखना, भाषा और विज्ञान। देखिए हमने 8 लेखक पढ़ लिए। अब वो थोड़ा बड़े बड़े थे, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी। अब देखिए एक ही स्लाइड में काफी सारे आ गए। अब इनकी 1 या 2 रचनाएं जल्दी याद हो जाएंगी। कैसे? हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जी के पापा जी, इन्होंने आत्मकथाएं लिखी। क्या लिखी? आत्मकथाएं। क्या? क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर, दोनों आत्मकथाएं हैं। इनकी सबसे ज्यादा विधा पूछी जाती है। क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर, दोनों क्या हैं? आत्मकथाएं। बच्चों बहुत अच्छे से याद करना है।
अमृत राय, बार बार बोल चुका हूं, अमृत राय ने जीवनी लिखी थी क्या? कलम का सिपाही। किस पर लिखी थी? प्रेमचंद पर। अमृत राय ने जीवनी लिखी कलम का सिपाही, किस पर लिखी? प्रेमचंद पर, इसीलिए प्रेमचंद को कलम का सिपाही बोला जाता है। विष्णु प्रभाकर जीवनी लिखी आवारा मसीहा, क्या लिखी? आवारा मसीहा। अच्छा, हरिवंश राय बच्चन जी की वो रचनाएं भी याद रखना जो काव्य है, मधुशाला मधुबाला, मधुशाला और मधुबाला, ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं। विष्णु प्रभाकर जीवनी आवारा मसीहा। वृंदावन लाल वर्मा उपन्यास मृगनयनी, मृगनयनी, ये अज्ञे जी की ये रचना बहुत फेमस है। अज्ञे उपन्यास शेखर एक जीवनी, अज्ञे ने लिखी उपन्यास शेखर एक जीवनी। जैनेन्द्र कुमार ये हमारे अच्छे दोस्त हैं, ज्ञानेन्द्र, तो उन्हीं के नाम पर आधारित ये रचना है जैनेन्द्र कुमार, ठीक है, जैनेन्द्र ज्ञानेन्द्र, ऐसे याद रखना। कहानी चिड़िया की बच्चे, तो जैनेन्द्र कुमार ने एक कहानी लिखी चिड़िया की बच्चे, और उपन्यास लिखा त्यागपत्र। उपन्यास क्या लिखा? त्यागपत्र। फणेश्वर नाथ उपनाम रेणु, इन्होंने उपन्यास लिखा क्या? मैलाचल, काफी फेमस रचना है इनकी, फणेश्वर नाथ रेणु की। उपन्यास क्या नाम है? मैलाचल। याद रखना इनको सभी, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए, इस वजह से मैं हट जाता हूं। लेखक कौन से हैं? रामचंद्र शुक्ल जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनके निबंध हैं चिंतामणि, इसके दो भाग हैं चिंतामणि के, भाग 1 और भाग 2, उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। निबंध बस याद कर लीजिए, चिंतामणि और विचार विधि, चिंतामणि और विचार विधि। आलोचना, रसमीमांसा, कहानी 11 वर्ष का समय, कहानी क्या है? 11 वर्ष का समय। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, आगे कौन है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, याद है उस चैप्टर क्या लिखूं? व्हाट रिटेन। कहानी झलमला। निबंध क्या लिखूं? पंचपात्र, इंपॉर्टेंट। कुछ बिखरे पन्ने, तीर्थ सलील। तो इनकी निबंध थोड़ा याद अच्छे से कर लेना, क्या लिखूं? पंचपात्र, कुछ बिखरे पन्ने, तीर्थ सलील। रामधारी सिंह दिनकर जी, आपने इनके वो पढ़े थे कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, ये काव्य रचनाएं हैं, ठीक है। यहां हम लोग निबंध पढ़ेंगे, संस्कृत ग्रंथ पढ़ेंगे। उजली आग अर्धनारीश्वर वट पीपल, उजली आग अर्धनारीश्वर वट पीपल। संस्कृत ग्रंथ इन्होंने एक लिखा, भारतीय संस्कृत की एकता, क्या? भारतीय संस्कृत की एकता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गए, इनका यात्रावृत्त बहुत फेमस है, मेरी यूरोप यात्रा, ठीक है। विविध मतलब सब कुछ जिसमें आ जाता है, उसकी भी एक विविध, ये क्या होता है? जिसमें सब कुछ आ जाता है। शिक्षा और संस्कृत, इन्होंने क्या किया? शिक्षा और संस्कृत, ये विविध है, ठीक है। यात्रावृत्त, मेरी यूरोप यात्रा। देखिए यात्रावृत्त अगर पूछा जाए, मेरी यूरोप यात्रा इसको छोड़ के, मैक्सिमम चांस है 95% वो राहुल सक्यात्यन का होगा, जैसे घुमाक्कड़ शास्त्र। तो ये यात्रावृत्त सारे उनके ही लगभग, बस इसको छोड़कर यात्रावृत्त मेरी यूरोप यात्रा। देखिए अगले लेखक हमारे जयप्रकाश भारती जी, कौन है? जयप्रकाश भारती। तो रचनाओं की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट यही है जयप्रकाश भारती। इन्होंने निबंध लिखे पानी में चंदा और चांद पर आदमी, क्या? पानी में चंदा और चांद पर आदमी। जो रचनाएं आपको थोड़ा अजीब लगे पढ़ने में, वो जयप्रकाश भारती जी की हैं। जैसे निबंध पानी में चंदा और चांद पर आदमी। कविता देखिए चलो चांद पर चले, तो ये थोड़ा अलग टाइप सुनने में लगती है, इस वजह से जयशंकर प्रसाद की याद रख लेना। आलोचना, अथाह सागर, अनंत आकाश, बर्फ की गुड़िया। ये बर्फ की गुड़िया जो है, इसको आप अगर बाल साहित्य बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या? बाल साहित्य है। बर्फ की गुड़िया क्या है? बाल साहित्य, आलोचना ना बोल के। हिमालय की पुकार, आलोचना, अथाह सागर, अनंत आकाश, बर्फ की गुड़िया और हिमालय की पुकार। कविता चलो चांद पर चले, चलो चांद पर चले। निबंध दुनिया रंग बिरंगी, ऐसे थे हमारे बापू। यशपाल जी की एक ही रचना है, बढ़िया आदमी, उपन्यास झूठा सच। यशपाल उपन्यास है, क्या है? झूठा सच। अगला है भगवत शरण उपाध्याय, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। निबंध है ठूठाम, साहित्य और कला। देखिए जो मैंने इसमें रचनाएं लिखी हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी आप पढ़ लीजिए, लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। 10 वाले बच्चे जो हैं उनके 10 नंबर तो पक्के।
जो गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का इतिहास आता है। अगर आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, 11 में पढ़ रहे हैं, 9 में पढ़ रहे हैं, तब भी ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निबंध, ठूठाम, साहित्य और कला, उपन्यास, खून के छींटे, उपन्यास खून के छींटे। यात्रा इन्होंने एक लिखी कलकत्ता से पिकिंग, यात्रा वृत्त है कलकत्ता से पिकिंग, ये भी याद रखना क्योंकि हमें याद रहता है एक ही लोग का नाम राहुल सत्यात्यन यात्रा के बारे में, तो ये भी है कलकत्ता से पिकिंग किसकी, भगवत शरण उपाध्याय की। इनकी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, सारी रचनाएं याद कर लो। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, अथाह सागर, अनंत आकाश, बर्फ की गुड़िया, बाल साहित्य है, ये भी याद रखना। कविता, चलो चांद पर चले, और दुनिया रंग बिरंगी, ऐसे थे हमारे बापू, ये याद रखना आप। देखिए अगली, मैं नंबर भूल गया हूं तो यहां से नंबर तो नहीं पाता मुझे, लेकिन अब रचनाएं देख लीजिए, नंबर से क्या लेना देना आपको। मोहन राकेश, तो इनके नाटक है आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश नाटक आषाढ़ का एक दिन। यात्रा संस्मरण इन्होंने लिखी थी, आखिरी चट्टान, ये इंपॉर्टेंट है। मोहन राकेश, आखिरी चट्टान, यात्रा संस्मरण। विद्यानिवास मिश्र का ये ललित निबंध है, निबंध के भी प्रकार होते हैं, तो ललित निबंध है क्या, तुम चंदन हम पानी, क्या तुम चंदन हम पानी। अयोध्या सिंह उपाध्याय, अब सारी रचनाएं काव्य वाली हैं, काव्य वाली मैंने पहले करवाई थी, जो रह गई हैं वो देखिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनकी रचनाएं वैदेही वनवास और प्रिप्रवास, वैदेही वनवास और प्रिप्रवास। अज्ञे काव्य रचनाएं काफी इंपॉर्टेंट, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, सुनहरे सहवाल, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर। अज्ञे जी की जो तार सप्तक था वो भी याद रखना, 1943 में पहला, 1951 में दूसरा, 1959 में तीसरा, अज्ञे जी ने किया था तार सप्तक का प्रकाशन। राम नरेश त्रिपाठी काव्य रचनाएं इनकी मिलन पथिक कविता कौमुदी, मिलन पथिक कविता कौमुदी। भवानी प्रसाद मिश्र जी की ये रचना काफी फेमस है, गीत फरोश, गीत फरोश। अगले लेखक हमारे मुक्तिबोध जी, कौन से, मुक्तिबोध। इन्होंने एक रचना लिखी थी, ये सारी काव्य रचनाएं हैं इसलिए मैंने लिखा नहीं, सारी क्या है, काव्य रचनाएं। चांद का मुंह टेढ़ा है, क्या लिखा था, चांद का मुंह टेढ़ा है। बाकी चांद पर आधारित रचनाएं जयप्रकाश भारती की हैं, चलो चांद पर चले, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। अशोक वाजपेयी ने लिखा था एक पतंग अनंत से, बहुरी अकेला, 2 बार ये पूछी जा चुकी है रचना, बहुरी अकेला। चौहान, इसमें मैंने पूरा नाम नहीं लिखा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। मुकुल ने लिखा और वीरों का कैसा हो बसंत, मुकुल और वीरों का कैसा हो बसंत। इन्होंने वो चैप्टर लिखा है झांसी की रानी, झांसी की रानी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, आपने इनकी 2 आत्मकथाएं देखी थी, नीड़ का निर्माण फिर। अब देखिए यहाँ काव्य रचनाएं, वहां भी मैंने बताया था मधुशाला और मधुबाला, कौन कौन सी, मधुशाला और मधुबाला। इनकी आत्मकथा क्या थी, नीड़ का निर्माण फिर, आत्मकथा क्या थी, नीड़ का निर्माण फिर। मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा है। अशोक वाजपेयी, एक पतंग अनंत से, बहुर अकेला। चौहान, मुकुल, वीरों का कैसा हो बसंत। कुछ रचनाएं जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट हम लोग रिवीजन करेंगे, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्वजस्वामिनी, एक घूट। ये किसकी रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। क्या हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटक। इनके आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप ये कहानी है। तितली उपन्यास है। इरावती उपन्यास है, लेकिन ये अपूर्ण था, ये भी मैंने बताया था। तितली, कंकाल, इरावती, इरावती अपूर्ण था। इनकी जो काव्य रचनाएं थी, आंसू, लहर, झरना और प्रेम पथिक। आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक और कमायनी। कमायनी एक महाकाव्य है, ये भी याद रखना। प्रेमचंद, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, ये सारे उपन्यास हैं। इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता था। तो ये क्या है, उपन्यास सारे। इसके बाद हम आते हैं, इनका करबला एक नाटक था। इनकी जो कहानी के लिए सबसे फेमस आदमी थे, एक तो उपन्यास सम्राट ही कहा जाता, दूसरी इनकी कहानियां बहुत थी। पूस की रात, नमक का दरोगा, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, ये इनकी क्या है, कहानियां। ठीक है। इसके बाद हमने और पढ़ा विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा। इसके बाद हमने पढ़ा कला और बूढ़ा चांद, भगवत शरण उपाध्याय।
इसके बाद हमने पढ़ा युगांत, युगधारा, सुमित्रानंदन, पंत, पल्लव, युगांत, युगधारा। इसके बाद परिमल और अनामिका, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। वो सुमित्रानंदन पंत, ये सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इसके बाद हम लोग कहाँ आ गए? बच्चन जी पे। इनको नीड़ का निर्माण फिर, क्या उनसे? नीड़ का निर्माण फिर। ये इनकी आत्मकथा थी। क्या थी? आत्मकथा। एक रचना याद हो, मोहन राकेश की आखिरी चट्टान। मोहन राकेश आखिरी चट्टान। रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचनाएं याद है आपको? रामचंद्र शुक्ल, इनका एक निबंध था चिंतामणि भाग 1-2, चिंतामणि भाग 1-2, अशोक के फूल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, आप लोग इनको रिवीजन जरूर करें। 1 से 2 बार वीडियो को पहले एक बार धीरे स्पीड में लगाएं और इनको पढ़ें, फिर इसके बाद इसको 1.5 या 2 की स्पीड में देखें, जिससे आपका रिवीजन भी हो सके जल्दी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स।